24 फरवरी को सुबह के 5:07 पर बम धमाकों की आवाज से यूक्रेनियन जो जागे तो एक महीने बाद भी नहीं सो पाए। विस्फोटकों, धमाकों, बर्बादी और विनाश की अंतहीन घटनाओं को अब एक महीना हो चुका है। अब यूक्रेन में लोग सो नहीं पाते। लोगों को अब बम धमाकों की आवाजें हैरान नहीं करती। इमारतों पर बरसती मिसाइलें, हर तरफ आग से झुलसते आशियाने और आसमान में काले धुएं का गुब्बार यूक्रेन के लोगों की हकीकत बन चुका है। रूस के द्वारा छेड़े गए इस युद्ध ने 1/4 यूक्रेनियों को बेघर कर दिया है। मॉस्को की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में घुसपैठ कर रही है। रूस और यूक्रेनी सेना के बीच जारी संघर्ष के कारण बीते एक महीने में यूक्रेन में हजारों आम नागरिकों की जान जा चुकी है। मॉस्को की सेना आम लोगों पर, उनके घरों पर और दफ्तरों से लेकर अस्पतालों तक पर बेहिसाब गोलीबारी कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूक्रेन डटा हुआ है। अंधाधुंध गोलीबारी और नरसंहार के बावजूद यूक्रेन को कमजोर समझने वाली व्लादिमीर पुतिन की सेना की कमजोरियां उजागर हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्तियों में से एक रूस की सेना महीने भर की लड़ाई के बाद हैरान, परेशान और भटकी हुई नजर आ रही है। इस युद्ध ने दिखाया है कि एक छोटे से देश के लोग भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए जब एकजुट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां सर झुकाती नजर आती हैं। ये बात और है कि युद्ध दो देशों की सरहद पर नहीं बल्कि यूक्रेन के शहरों के अंदर हो रहा है, जिसके कारण यूक्रेनी परिवार हमलों से बचने के लिए भूमिगत हो चुके हैं। बीते एक महीने के विस्फोट, आग और मौतों ने यूक्रेनियंस को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस पल पल तबाह हो रहा है। इस युद्ध ने यूक्रेन को लाखों अरबों का नुकसान पहुंचाया है। बर्बादी से बाहर निकलने में यूक्रेन को 1 दशक और अरबों खर्च करने होंगे। वहीं रूस इस युद्ध के कारण पश्चिमी देशों का विरोध झेल रहा है। रूसी सरकार जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन आम रूसी नागरिक आर्थिक रूप से तबाह हो रहा है। रूस हर मिनट कमजोर पड़ता जा रहा है। यूक्रेन पर कब्जा करने की पुतिन की जिद अब रूस के पतन का कारण बन सकती है। सवाल यही है कि क्या रूस की यह जिद परमाणु युद्ध का रूप ले लेगी या फिर यूक्रेन आने वाले समय में सीरिया की शक्ल ले लेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को दूर देश से देख रहे लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि युद्ध की आग उनकी अर्थव्यवस्था को तपाने लगी है। लोग युद्ध की समाप्ति की बात कर रहे हैं। जेलेंस्की भी नाटो के साथ ना जुड़ने की बात को अब अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर चुके हैं। उनके इस बयान के बाद ये माना जाने लगा है कि शायद वैश्वीकरण के इस युग में जैसे जैसे देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी, देशों की आंतरिक समस्याओं का असर वैश्विक रूप से भी देखने को मिल रहा है। इस युद्ध में अलग अलग देशों में युद्ध को लेकर दोहरा नजरिया देखने को मिला है। यूएन में तमाम देश नैतिकता के आधार पर युद्ध का विरोध तो करते हैं, लेकिन जब कदम उठाने की बारी आती है तो कुछ अपवादों को अगर छोड़ दे तो ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं था इसने रूस के विरुद्ध साहस दिखाया हो। खैर, तमाम देशों के ऊपर अपनी छवि को बचाए रखने के साथ अपने देश के हितों की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अक्सर इन दो नाव पर सवारी के दौरान ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहां कूटनीति धरी की धरी रह जाती है और देश की भीतरी राजनीति से जुड़ी विचारधारा का वो सच उभर के बाहर आ जाता है जिससे शांति वार्ता और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की बात करने वाले देश युद्ध को छेड़ने वाले देश के साथ खड़े नजर आते हैं। चीन की चुप्पी समय के साथ रूस के समर्थन में तब्दील हो गई। रूस के क्रूड ऑयल पर पाबंदी लगी तो एक तरफ अमेरिका खुद को पूरे यूरोप में क्रूड ऑयल की आपूर्ति के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प के रूप में बताने लगा। वहीं दूसरी तरफ रूस मित्र देशों को सस्ते दामों पर थोक के भाव कच्चा तेल बेचने पर आमादा है। और यूक्रेन को युद्ध के हथियार सप्लाई करने वाले मित्र देश अब यूक्रेन पर अरबों का कर्जा चढ़ा चुके हैं। ऊपर से रूस के हमले के कारण यूक्रेन को 20,000 करोड़ डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को एक महीने से ऊपर हो चुका है। युद्ध छिड़ने से पहले तक दूसरे देश अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी रूस की चेतावनी को हल्के में लेते रहे और गलत साबित हुए। युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन रूस की सेना अभी भी संघर्ष कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने यूक्रेन को कमतर आंकने की भूल कर दी है, लेकिन बीते एक महीने में जो कुछ हुआ उसके बाद यूक्रेन में हालात बेहद डरावने हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इससे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खतरा बीते 7 दशकों में महसूस नहीं किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने तमाम देशों की डर को हकीकत में बदल कर रख दिया। पुतिन ने लाइव टीवी पर आकर युद्ध की घोषणा की तो साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया, अगर कोई दूसरा देश दखल देगा तो उसे भी खामियाजा भुगतना होगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विश्व शक्ति रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। 4 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश यूक्रेन पर 1 महीने बाद भी रूस का आक्रमण जारी है। तमाम समझौते और बातचीत की कोशिशें अभी भी नाकाम साबित हुई हैं। 24 फरवरी गुरुवार सुबह लगभग 2 लाख रूसी सैनिकों ने 3 तरफ से यूक्रेन पर धावा बोल दिया। इनके साथ 15,000 अलगाववादियों ने भी डोनबास क्षेत्र से घुसपैठ कर दी। इससे पहले से ही रूस अलगाववादियों की मदद से यूक्रेन से हथिया कर बैठा हुआ है। रूस ने न सिर्फ हथियारों से हमला किया बल्कि यूक्रेन की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए साइबर अटैक भी शुरू कर दिए, और जिसमें रूस सफल भी हो गया और सैकड़ों रूसी टैंक यूक्रेन में प्रवेश कर गए। और फिर यूक्रेन की सरहद से विनाश और नरसंहार का अंतहीन सिलसिला शहर की आम गलियों तक जा पहुंचा, जिस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया। Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? Will you go to Poland? Will you go to Poland? Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? Will you go to Poland? Will you go to Poland? नाटो के साथ यूक्रेन के जुड़ने की आशंका से गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो से युद्ध छिड़ने के बाद मदद की उम्मीद से देखा तो नाटो से कोई जवाब ही नहीं मिला। काफी कोशिशों के बाद वोलोदिमीर ने खुद ही सार्वजनिक कर दिया कि यूक्रेन नाटो के साथ नहीं जुड़ेगा। इसे यूक्रेन की नहीं बल्कि अमेरिका की असफलता के रूप में देखा जा रहा है और जिसका खामियाजा आज यूक्रेन भुगत रहा है। Що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають. Буде спрямовано проти Європи, якщо Україна не витримає. Тому я дуже вас прошу, допомагайте собі через те, що допомагаєте нам. Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо, всі знають. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо, ви знаєте, що нам життєво необхідно – літаки. І без ваших зусиль нам було би вкрай складно. Я вам вдячний ще раз, але зрозумійте, ми потребуємо. नाटो का मुद्दा समाप्त हुआ तो पुतिन ने यूक्रेन में पनपते नाजीवादी विचारधारा को कारण बताते हुए हमला जारी रखा। अभी तक दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान निकालने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं और 1 महीने बाद यूक्रेन की सड़कों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। इस युद्ध से यूक्रेन को जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में यूक्रेन को कई साल लग जाएंगे। जानकारों का मानना है कि इस युद्ध से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 1 दशक पीछे चली गई है। युद्ध में अभी तक यूक्रेन को 10,000 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है, जो यूक्रेन की सालाना जीडीपी के 2/3 हिस्से से भी ज्यादा है। 4,431 रिहायशी इमारतें रूसी मिसाइल हमलों के बाद खंडहर बन चुके हैं। पश्चिम को छोड़कर बॉर्डर से सटे शहर कूड़े और मलबे का ढेर बन चुके हैं। 92 फैक्ट्रियां और वेयरहाउस रूसी हमले के बाद तबाह हो चुकी हैं। अलग अलग शहरों में 378 स्कूल और कॉलेज बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के 138 अस्पताल भी रूसी हमले में तबाह हो गए। 7 थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
3,257 यूक्रेन के आम नागरिक रूस के हमले का शिकार हुए हैं, जिसमें से 1200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से भी ज्यादा बच्चे रूसी हमले का शिकार बने हैं। ज्यादातर घायल रूसी मिसाइल हमले का शिकार हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक आंकड़े ज्यादा भयावह हैं। रूस को युद्ध की शुरुआत में लग रहा था कि वो यूक्रेन पर हफ्ते भर में कब्जा कर लेगा, लेकिन रूस का ये अनुमान बुरी तरह से गलत साबित हुआ। रूस महीने भर बाद भी यूक्रेन की सत्ता को अपने नियंत्रण में लाने में असफल साबित हुआ है, जिसके पीछे मुख्य कारण यूक्रेनी सेना के जवाबी हमले को बताया जा रहा है, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ रूसी सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि रूसी सैनिक वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे लड़ने की शायद जरूरत ही नहीं थी। खुद रूस के आम नागरिक इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। रूस का प्लान ऑफ एक्शन शुरुआत में काफी आक्रामक था, लेकिन धीरे धीरे ये कमजोर पड़ता गया, और क्योंकि ये लड़ाई सरहद पर नहीं बल्कि यूक्रेन के शहरों के अंदर हो रही थी, इसका फायदा यूक्रेनी सेना को ज्यादा हुआ, जो अपने देश के हर गली और हर रास्ते से वाकिफ है। और इसी कारण रूस को भी इस युद्ध में सामरिक रूप से भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने 16,600 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। 121 रूसी फाइटर प्लेन्स यूक्रेन ने बर्बाद कर दिए हैं। 127 रूसी हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने हमले के दौरान तबाह कर दिया। 582 रूसी टैंकों को यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने 294 छोटी रूसी तोपें और लॉन्चर बेकार कर दिए। 1664 रूसी बख्तरबंद हथियारों से लैस वाहन तबाह कर दिए गए। 94 रूसी MLRS यूक्रेन ने जवाबी हमले में बेकार कर दिए। 7 रूसी जहाजों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। 56 रूसी ड्रोन मशीनों को यूक्रेन ने नाकाम कर दिया। 52 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट तबाह करने का यूक्रेन दावा कर रहा है। 21 विशेष रूसी हथियार भी यूक्रेनी सैनिकों ने बर्बाद कर दिए। भले ही दूसरे देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन, ये सभी यूक्रेन को हथियार तो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन मात्र 4 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन की सेना का रूस के हमलों का लंबे समय तक सामना कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि हथियार कितने भी हो, लेकिन चलाने के लिए हाथ बेहद सीमित हैं। यूक्रेन में सिविलियंस को युद्ध में लड़ने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड रशियन आर्मी के सैनिक का एक साधारण यूक्रेनी नागरिक बंदूक लेकर भी कितना लड़ पाएगा, इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। इस युद्ध का अंत क्या होगा, ये भविष्य की गिरफ्त में है, लेकिन मौजूदा हालात में विश्व के तमाम देश 2 भागों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की युद्ध को लेकर क्या रणनीति थी, ये सभी के लिए चर्चा का विषय है। इट इज स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक। क्या रूस उम्मीद कर रहा था कि युद्ध के चंद दिनों बाद ही यूक्रेन घुटने टेक देगा, या फिर रूस यूक्रेन को कमजोर समझने की गलती कर बैठा? समझते हैं आखिर रूस ने यूक्रेन में घुसपैठ को आखिर किस तरह से अंजाम दिया। यूक्रेन और रशिया 2295 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें अगर बेलारूस की सीमा, जो कि 1084 किलोमीटर की है, उसे जोड़ लिया जाए तो ये लंबाई बढ़कर 3369 किलोमीटर हो जाती है। रूस और बेलारूस मित्र देश हैं जो यूक्रेनी सीमा से सटे हुए हैं। रूस ने रणनीति के तहत 3 तरफ से हमला शुरू किया। पुतिन ने लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और सबसे पहले इन्हीं दोनों राज्यों पर कब्जा जमाकर पूर्व से घुसपैठ शुरू की। पूर्व के साथ साथ दक्षिण में क्रीमिया के जरिए रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी राज्यों पर आर्टिलरी मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया और सोची समझी रणनीति के तहत रूसी सेना बेलारूस की सीमा से आगे बढ़ती रही, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए सबसे छोटा रास्ता बेलारूस की सीमा से पड़ता है, और इसीलिए रूस ने पहले चिर्नहीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और कुछ समय बाद रूस ने चिर्नहीव के उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए रूसी टैंकों ने चेर्नोबिल शहर में जमकर बमबारी की और इस वक्त चेर्नोबिल शहर के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है, जहां पर स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना के कब्जे ने
तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। चेर्नोबिल के रास्ते रूसी टैंक यूक्रेन की राजधानी कीव की सीमा में प्रवेश कर गए और कीव के पूर्वी क्षेत्रों पर रूसी सेना का हमला जारी है। हालांकि लोकल यूक्रेनी नागरिकों और यूक्रेनी सैनिकों ने भी तगड़ा जवाब देते हुए रूसी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन इस बीच पूर्वी क्षेत्र के ज्यादातर शहर जो रूस या बेलारूस बॉर्डर से सटे हैं, उन पर रूसी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है। पूर्व में लोहांस्क और डोनेस्क के साथ साथ सूमी और खार्किव पूरी तरह से इस वक्त रशिया के कब्जे में है। क्रामातोर्क और डोनबास का पश्चिमी हिस्सा पहले से ही अलगाववादियों के कब्जे में थे। वहीं दक्षिण में मारियोपोल शहर को रूसी सेना ने तहस नहस कर दिया है। यूक्रेनी यहां से पलायन कर चुके हैं। मेलिटोपोल शहर पर भी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। क्रीमिया के जरिए रूस ने खेरसोन शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है। रूसी सेना माइकोलाइव शहर में हमला करके आगे बढ़ रही है। खेरसोन से आगे बढ़ते हुए रूस सेना अब ज़ेप्रोजिया पर हमले कर रही है। डिनिप्रो शहर में भी रूसी सेना घुसपैठ कर रही है। भले ही युद्ध यूक्रेन में हो रहा हो, लेकिन तबाही दो तरफा हो रही है। वैश्वीकरण के इस युद्ध में दूसरे देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने के लिए बेहतर विदेश नीति क्यों जरूरी है, ये आप इस युद्ध से समझ सकते हैं। भले ही रूस हथियारों, टैंक, मिसाइल और तोपों के मामले में यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन यूक्रेन के साथी देशों ने बिना हथियार उठाए रूस को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई करने में रूस को काफी समय लग जाएगा। लेकिन यूक्रेन में हालात और भी ज्यादा खराब है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध से जितना नुकसान हुआ, उतना ही नुकसान आर्थिक रूप से दोनों देशों को झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन में निर्यात पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, जिस पर यूक्रेन की पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जबकि रूस से दुनिया भर की तमाम दिग्गज कंपनियां अपना व्यापार बंद कर चुकी हैं। 100 से भी ज्यादा मल्टी बिलियनियर कंपनीज काम रोक चुकी हैं। पश्चिमी और यूरोपीय देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रशियन रूबल की कीमत 50% तक गिर चुकी है। एक अमेरिकी डॉलर 85.75 रूबल के करीब जा पहुंचा है। और अगर रूस के रूबल की तुलना भारतीय रुपए से की जाए तो दुनिया की तीसरी बड़ी विश्व शक्ति रूस का एक रूबल भारत के 1 रुपए 13 पैसे के बराबर हो चुका है। यानी रूस और भारत की करेंसी में अब मात्र 13 पैसे का फर्क रह गया है। अगर यूक्रेन की बात करें तो IMF के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का 35% तक घटने का अनुमान है। रूस के द्वारा की गई भारी बमबारी से कई बड़े शहर तबाह हो गए हैं, जिन्हें वापस पहले जैसा बनाने में अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यूक्रेन के सबसे बड़े मारियोपोल पोर्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। मारियोपोल पोर्ट, जिस पर यूक्रेन का 50% निर्यात निर्भर करता है, रूस के कब्जे में चला गया है। यूक्रेन का दूसरे देशों में निर्यात। यूक्रेन दक्षिणी देशों को स्टील से लेकर कोयला, केमिकल, मशीनरी, अनाज, सूरजमुखी तेल और गेहूं का निर्यात करता है, जिसका 60% से ज्यादा निर्यात पूर्व सोवियत राष्ट्रों को होता है। और इनमें से ज्यादातर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन के सामने साधारण खाने पीने के सामान की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। IMF ने $1.4 बिलियन की मदद यूक्रेन को पहुंचाई है, लेकिन यूक्रेन को हुए आर्थिक नुकसान के मुकाबले ये रकम 5% भी नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को $350 मिलियन के हथियार भेजे हैं। कई यूरोपियन देशों ने भी करोड़ों के हथियार यूक्रेन को उपलब्ध कराए हैं, जिसका आने वाले समय में यूक्रेन पर आर्थिक भार पड़ेगा। यूक्रेन के तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। रूस भले ही यूक्रेन को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पत्रकार बहादुरी से लोगों तक सच पहुंचा रहे हैं। जबकि रूस में पुतिन ने पत्रकारों पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और रूस की आम जनता को सच से दूर रखने का भरसक प्रयास हो रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय चैनल रूस में बंद हो चुके हैं। रूस के न्यूज चैनल में काम करने वाले पत्रकार भी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ये तमाम हथकंडे भी रूस को बचा नहीं पाए। इस वक्त रूस भारी आर्थिक दबाव में है। अमेरिका से लेकर तमाम यूरोपियन देशों ने
रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस का स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुका है। रूस की आम जनता कैश के लिए सड़कों पर भटक रही है। रूस की अर्थव्यवस्था 50% तेल और गैस के निर्यात पर निर्भर करती है, जिस पर अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों ने एक साथ प्रतिबंध लगा दिया है। नतीजा, रूस की करेंसी रूबल की वैल्यू 50% से भी ज्यादा गिर गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि रूस की अर्थव्यवस्था 10% तक सिकुड़ जाएगी। 100 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियों ने रूस में काम बंद कर दिया है। नेस्ले, यूनिलीवर और आइकिया जैसी रिटेल कंपनीज रूस के द्वारा युद्ध छेड़ने के बाद अपना काम बंद कर चुकी हैं। शेल, बीपी और एक्सॉन जैसी तेल कंपनियां रूस छोड़ने की तैयारी में हैं। दुनिया के 3 सबसे बड़े कार्ड मर्चेंट ने कार्ड ट्रांजैक्शन रोक दिया है। अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड अब रूस में काम नहीं कर रहे, जिसके कारण रूस की जनता कैश के लिए एटीएम में परेशान हो रही है। रूस में बड़ी फाइनेंस कंपनियां अपना व्यापार समेट रही हैं। हेनिकेन, बर्गर किंग, M&M, कार्ल्सबर्ग, मैकडॉनल्ड, स्टारबक्स, पेप्सी, KFC जैसे फास्ट फूड चेन रूस में बंद हो चुके हैं। LG, सोनी, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी टेक कंपनियां अपना काम बंद कर चुकी हैं। ब्लूमबर्ग, नेटफ्लिक्स और वॉल्ट डिज्नी भी रूस में निष्क्रिय हो चुके हैं। इन तमाम कंपनियों के बंद हो जाने से रूस में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। रूस की अर्थव्यवस्था एक बड़ी आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। तमाम अमेरिकी और यूरोपियन बैंकों ने रूबल को अमान्य कर दिया है, जिसके कारण रूस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बुरी तरह से चरमरा गया है। देश में कैश की कमी के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। रूस में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ गई है। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम बंद होने के बाद रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। ज्यादातर पश्चिमी और यूरोपियन कंपनियों ने रूस से अपने हाथ खींच लिए हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि पश्चिमी देशों के भारी भरकम प्रतिबंध के कारण जो विदेशी कंपनियां रूस में सक्रिय थी, वो रूस में कमाई नहीं कर पाती। भले ही ये कंपनियां यूक्रेन का समर्थन करने की बात कर रही हो, लेकिन सच तो ये है कि रूबल को अमान्य करने के बाद रूस में होने वाली विदेशी कंपनियों की कमाई रूस में ही फंसी रह जाती और खास तौर से रूबल की वैल्यू भी इन कंपनियों के लिए घाटे का कारण बन रही थी, जिसके कारण व्यापार बंद किया गया। इस वक्त इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाने के बाद रूस चीन के साथ बनाए अपने दूसरे बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। भारत, अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों में आम इस्तेमाल की चीजें महंगी हो रही है। कई इसे वैश्विक मंदी का आगाज बता रहे हैं। दिन गुजरते जा रहे हैं। यूक्रेन जैसे दोनों ही देशों में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। युद्ध में कई देश यूक्रेन के आम नागरिकों को पनाह तो दे रहे हैं, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद बीतते वक्त के साथ रेफ्यूजियों की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो जाती है, ये हमें पहले कई बार देखने को मिला है। इस युद्ध से यूक्रेन के लाखों बच्चों की जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं रह पाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यूक्रेन के स्थानीय निवासी तेजी से पश्चिमी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। दिन बीतने के साथ लोगों के पास खाने से लेकर पीने के साफ पानी तक की समस्या खड़ी हो गई है। प्रशासन के आदेश पर सायरन की आवाज सुनते ही लोग बंकरों की ओर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान, ना किसी के सोने का ठिकाना है और ना खाने का। दिन में चंद घंटों के लिए कर्फ्यू हटता है, जिस दौरान लोग खाने पीने के सामान
और दवाइयां खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सामान मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही दिन गुजारना पड़ता है। युद्ध की शुरुआती 3 हफ्तों में दूसरे देश के नागरिकों की सुरक्षित निकासी को लेकर जद्दोजहद हुई। बाद में रूस के बातचीत न करने और लंबे समय तक युद्ध चलने की आशंकाओं से घिरे यूक्रेनी नागरिकों ने पलायन करना शुरू कर दिया। 4 करोड़ की जनसंख्या वाले यूक्रेन से अब तक 1/4 आबादी अपने घरों से पलायन कर चुकी है। यूरोपीय देशों के सहयोग से रेफ्यूजियों को यूक्रेन के बाहर रहने और खाने की व्यवस्था तो मिल गई है, लेकिन समय बीतने के साथ ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। मौजूदा समय में यूएन ने जो आंकड़े बताए हैं उसके अनुसार अब तक 21,44,244 यूक्रेनी नागरिक पोलैंड में शरण लिए हुए हैं। 5,55,021 यूक्रेनी नागरिक रोमानिया में शरण लिए हुए हैं। 3,71,104 यूक्रेनी नागरिक मोल्डोवा में शरण लिए हुए हैं। 3,24,357 यूक्रेनी नागरिक हंगरी में शरण लिए हुए हैं। 2,56,838 यूक्रेनी नागरिक स्लोवाकिया में शरण लिए हुए हैं। 4,938 यूक्रेनी नागरिक बेलारूस में चले गए हैं। 2,71,254 यूक्रेनी नागरिक इस वक्त रूस में है। हाल के इन आंकड़ों के मुताबिक 36 लाख से भी ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन के बॉर्डर क्षेत्रों की ओर जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। सड़कों पर भी पश्चिम की ओर पलायन कर रहे नागरिकों के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति है। इनमें ज्यादातर संख्या बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के साथ विकलांग लोगों की है जो दूसरों पर आश्रित हैं। 27 देशों के समूह यूरोपियन यूनियन ने मौजूदा सूरत हाल में यूक्रेनी नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए आने वाले 3 सालों के लिए यूक्रेनी नागरिकों को रोजगार से लेकर शिक्षा और अस्पताल जैसी सभी सुविधाओं का प्रबंधन करने पर सहमति जताई है। आने वाले 3 सालों तक इन 27 देशों में यूक्रेनी रेफ्यूजीज को शिक्षा, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की ने लाइव टीवी पर आकर पूरी दुनिया के सामने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद युद्ध में ना सही लेकिन यूक्रेन के आम नागरिकों की यूरोपियन देश मदद कर रहे हैं। Alive. I think it's a fair one. Yesterday, 16 children were killed. Again and again, President Putin is going to say that is some kind of operation and we are hitting a military infrastructure. Where are our children? What kind of military factories do they work at? What tanks are they going with? Or launching cruise missiles? He killed 16 people just yesterday. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। दोनों देशों के प्रतिनिधि युद्ध को समाप्त करने के लिए कई दौर की बैठकें कर चुके हैं, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। समझौतों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण हर दिन सैकड़ों की तादाद में बच्चे रेफ्यूजी बनते जा रहे हैं। 2015 में सीरिया युद्ध में हुए महाविनाश के बाद 40 लाख लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अलग अलग देशों में तब सीरिया से भागे लोगों को सहानुभूति दिखाते हुए पनाह तो दे दी गई, लेकिन 7 साल बाद भी इन देशों में रह रहे सीरियाई लोगों को सामाजिक स्वीकार्यता के लिए जूझना पड़ रहा है। राजनीतिक रूप से सीरियाई रेफ्यूजियों को अधिकार तो दिए गए, लेकिन इन देशों के स्थानीय लोग सीरियाई रेफ्यूजीज को 7 साल बाद भी अपना नहीं पा रहे। कई देशों में इनके साथ अपराधियों जैसा सुलूक होता है। नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थानों में इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। और ये वही यूरोपियन देश है जो आज यूक्रेनी रेफ्यूजियों को पनाह दे रहे हैं। ऐसे में अब युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो भी एक पूरी पीढ़ी
आने वाले कई दशकों तक साधारण जीवन के लिए जूझती रहेगी। दूसरे देशों में यूक्रेनियों को सामाजिक स्वीकार्यता मिलती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ये वापस यूक्रेन लौट भी आते हैं तो भी जिस तरह का भयानक विनाश यूक्रेन के तमाम शहरों में हो रहा है, आने वाला समय यूक्रेनियों पर, खास तौर से यूक्रेनी बच्चों के लिए बेहद संघर्षपूर्ण रहने वाला है। इस युद्ध ने न सिर्फ यूक्रेन और रूस को बल्कि तमाम देशों के व्यापारिक संबंधों को प्रभावित किया है। खास तौर से वैश्वीकरण यानी यूनिवर्सल मार्केट इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता व्यापार को विस्तार देती है, लेकिन इस युद्ध के कारण तमाम देश एक दूसरे पर आपसी निर्भरता को सीमित करने में जुट गए। कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा, ये तो युद्ध के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।